नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की जा चुकी है और आज के इस लेक्चर में हम प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एवं व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रश्न पत्र 1 का सेट डी का व्याख्या करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग सेट में प्रश्न पत्र का जो अलग अलग सेट होता है उसमें प्रश्नों का क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकता है। तो मैं सेट डी के अकॉर्डिंग प्रश्नों का क्रमांक लगाऊंगा। आपके पास जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग से प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिलेबस में किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका ब्रेकअप हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इधर मैंने लिखा है टॉपिक और इधर लिखा है प्रश्नों की संख्या। तो इस वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा में ऊर्जा प्रौद्योगिकी से, एनर्जी टेक्नोलॉजी से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी से 1 प्रश्न पूछा गया है। बेसिक बायोलॉजी, आधारभूत जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी से 1 प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही नाभिकीय प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से 1 प्रश्न पूछा गया है और अर्धचालक तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। मटेरियल साइंस जो होता है, पदार्थ विज्ञान होता है, उस पदार्थ विज्ञान से 1 प्रश्न पूछा गया है और 1 प्रश्न विविध मिसलेनियस से पूछा गया है। तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। हमारे अकॉर्डिंग, राउज आईएएस के अकॉर्डिंग, आप आंसर की भी जाके हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग 12 प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से इस वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं और उसके बाद एक एक प्रश्नों का हम व्याख्या और उत्तर देखेंगे। सबसे पहला सेट डी में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रश्न है वो 67 नंबर पे है। प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर रहे हैं बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट। इन 4 को दिया है और नीचे बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वितरित ऊर्जा संसाधन क्या होता है। वितरित ऊर्जा संसाधन क्या है, अगर ये आपको क्लियर है तो आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ऊर्जा का एक तो है परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन में क्या होता है कि कहीं एक जगह ऊर्जा को निर्मित किया जा रहा है, एनर्जी को बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है और उसके बाद वायर तार का प्रयोग करके उसको अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। मतलब प्रोडक्शन जहां हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन जहां हो रहा है, वहीं पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उसका प्रयोग दूसरे बिंदु पर हो रहा है, अलग अलग दूसरे बिंदुओं पर हो रहा है। जबकि जो वितरित ऊर्जा संसाधन होता है, इसमें देखा जाता है ये कि ऊर्जा का जहां उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का जहां प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, या तो वहीं पर
या उसके एकदम करीब, या तो उसके एकदम करीब पास ही उसका उपयोग भी किया जा रहा है, उसको उपयोग में भी लाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो ट्रांसमिशन में यहाँ पर एनर्जी व्यय हो जाती है अलग अलग फॉर्म में, वो ट्रांसमिशन में यहाँ एनर्जी व्यय कम होती है। तो ऐसा क्या है, आप जो परंपरागत लाइट देखते हैं, विद्युत देखते हैं, वो तो कहीं पावर सेंटर पे बन रहा है और वहां से वायर द्वारा भेजा जा रहा है। लेकिन बैटरी देख लीजिए, बैटरी में अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन के बाद वहीं पर उसको हम क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सेल का भी यही सिस्टम है। आप देखेंगे सोलर एनर्जी जो है वो भी इसी में आएगा। तो अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो यहां देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। बैटरी भंडारण एकदम सही है। बायोमास जनरेटर मैं डबल से लगा रहा हूं, सही है। बायोमास जनरेटर ये भी सही है। ईंधन सेल, फ्यूल सेल जो होता है ये भी सही है। रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी चार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सेट डी के अकॉर्डिंग 86 नंबर का। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कुछ सामग्री उसने दिया है, क्या क्या है, कृषि अवशिष्ट, कृषि में जो बचा खुचा चीजें बचती हैं उसको बोलते हैं कृषि अवशिष्ट, अपशिष्ट भी बोल सकते हैं आप। मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन, अवपंक मतलब जल शोधन करने के बाद जो स्लज बचता है उसकी बात कर रहा है, और कास्ट मिल अपशिष्ट। ये चार बातें देकर हमसे बोल रहा है कि उपर्युक्त में से किसका उपयोग संधारणी विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। अब अगर आपको पता हो कि किस तरीके से संधारणी विमानन ईंधन बनाया जाएगा, एटीएफ के बारे में अगर आपको पता हो, एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो आपको पता है कि अलग अलग तरीके से इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है और इससे भी बनाया जा सकता है। तो इन सभी से आपको पता है कि जो एथेनॉल भी बनाते हैं हम, उसमें भी आप देखेंगे बहुत तरीके अलग अलग पीढ़ी से उसको हम बनाते हैं। तो यहां पर सभी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संधारणी विमानन ईंधन बना सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 बोला है तो डी में 1 2 3 4 नहीं है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 कहाँ है, सी में है। 1 2 3 4 और सभी सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। डेफिनेटली आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां दिक्कत क्या थी, बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि अपशिष्ट जल शोधन अपवंक से नहीं बन सकता। तो आपको पता है कि जो अपशिष्ट जल होता है उसमें बहुत से कार्बनिक चीजें पड़ी होती हैं, और उन कार्बनिक चीजों का जो स्लज निकलता है उस स्लज से हम क्या कर सकते हैं, एटीएफ बना सकते हैं। संधारणी विमानन ईंधन के रूप में उसको हम मतलब उससे हम निर्मित कर सकते हैं एटीएफ को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर का है सेट डी में, और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी या वर्चुअल, आभासी को ही इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, आभासी दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। अब बोल रहा है कि इस पूरे को पढ़ के आप बताइए कि इसमें से कौन सा इस पूरी बात को सम्मिलित कर रहा है अपने में। तो बिग डेटा एनालिटिक्स ये नहीं है सही। क्रिप्टोग्राफी, आपको पता है कि क्रिप्टोग्राफी में ये नहीं है। वर्चुअल मैट्रिक्स में भी ये नहीं रहेगा। मेटावर्स के बारे में जरूर आप सुने होंगे कि मेटावर्स क्या है, 3D टाइप की आभासी दुनिया क्रिएट करेगा, और इतना विचित्र दुनिया वो रहेगा मेटावर्स। अगर आप पढ़े होंगे तो उस मेटावर्स में आप घर पे बैठे बैठे ही क्या करेंगे, मेटावर्स की दुनिया वर्चुअल तरीके से आप
कुछ खरीदना चाहते हैं, उसको खरीद के और उसको देख सकते हैं कि क्या है। तो बहुत ही अलग टाइप की दुनिया बनाती है मेटावर्स। और इसका सही आंसर क्या होगा? मेटावर्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न सेट डी में पूछा गया था 91 नंबर का। और क्या प्रश्न बोल रहा था, ध्यान से देखिए। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों, जिसको इंग्लिश में आरटीजीएस बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर आगे हम चलें कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है? जनरल केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे इसको। समस्थानिक जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? समस्थानिक का मतलब आप देखे होंगे कई बार कि हाइड्रोजन को हम H1 भी यहां दिखाते हैं, फिर ऐसे H2 भी दिखाते हैं, H3 भी दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ऐसे ही आप देखेंगे। कार्बन को C12 से भी हम दिखाते हैं, कार्बन को C13 से भी दिखाते हैं, कार्बन को C14 से भी दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के अलग अलग रूप पाए जाएंगे, जिसमें सब में प्रोटॉन तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे इन तीनों में प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। इन तीनों में प्रोटॉन बराबर है। लेकिन इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखेंगे तो इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो एक ही तत्व के ऐसे ऐसे कण या रूप जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक में ही पाए जाते हैं क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोल सकते हैं आप, या इसी को रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। और रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, ये स्वतः ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को निकालते रहते हैं और स्वतः ही ये क्या होते रहते हैं? क्षय होता रहता है इनका। और इससे हम एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, इससे हम एनर्जी बना सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि यहां अब थोड़ा हम कथन देखते हैं कि आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। अब देखिए क्या बोल रहा है? समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर। विखंडन आपको पता है, यहां पे एक तो होता है संलयन, एक होता है विखंडन। तो संलयन और विखंडन एकदम अलग बातें हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाती है बातें। यहां पे समस्थानिक की बात हो रही है, तो विखंडन से इसका कोई भी संबंध है नहीं, क्योंकि इसका रेडियोधर्मिता से संबंध है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि नाभिकीय संलयन विखंडन से इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान होते हैं और एकदम डीप अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जहां सूर्य की रोशनी या सौर ऊर्जा से काम नहीं चलता है, डीप अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के जनरेटर उसमें लगाए जाते हैं। और इन जनरेटर से जो रेडियो एक्टिव क्षय होता रहता है, उससे इनको एनर्जी मिलती रहती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं। आप होराइजन मिशन सुने होंगे, उस होराइजन मिशन में भी ये लगा था। तो इसका मतलब कि ये सही है। और अगला क्या है कि आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। आपको पता है कि प्लूटोनियम का प्रयोग हथियार बनाने में भी किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में किया जा सकता है एनरिच करके। लेकिन तो उसी ये बोल रहा है जब उसको बनाते हैं या उस लेवल पे उसको ले जाते हैं, तो उससे एक उप उत्पाद निकलता है, प्लूटोनियम का ही एक आइसोटोप निकलता है 238। इस 238 का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। यह भी एकदम सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 92 नंबर का है, सेट डी में। और क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये खगोल विज्ञान से प्रश्न लिया गया है।
और देखिए क्या है, कथन एक बोल रहा है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। एकदम गलत बात है। बृहत तारों को बोल रहा है रेड जायंट, सुने होंगे आप, रेड जायंट स्टार। तो रेड जायंट स्टार जो बृहत तारे होते हैं, जो बृहत तारे होंगे, ये क्या होते हैं, इनकी आयु कम होती है, इनका जो उम्र होता है कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके अंदर जो नाभिकीय संलयन और विखंडन की दर होती है, इनके अंदर नाभिकीय संलयन और विखंडन की जो दर होती है, संलयन व विखंडन की दर क्या होती है, बहुत तेज होती है। और बहुत तेज होती है तो ऊर्जा की हानि बहुत तेजी से होती है। इनमें ऊर्जा की हानि बहुत तेजी से होती है और बहुत तेजी से इनका ईंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसलिए इनकी उम्र कम होती है। और जो ड्वार्फ जो होते हैं, बौने तारे होते हैं, जो ड्वार्फ बौने तारे होते हैं, इनकी उम्र क्या होती है, इनकी आयु अधिक होती है, इनकी आयु ज्यादा होती है। जैसे हमारा सूर्य अभी क्या है, ड्वार्फ है, इसकी एज ज्यादा है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो इसको देखिए। अब पहला तो गलत हो गया कि बृहत तारे मतलब रेड जायंट वाले जो हैं, वामन मतलब बौने तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, गलत, नहीं हो सकता ऐसा। दूसरा क्या है, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। अभी मैं आपको यह समझाया कि आयु कम होती ही क्यों है, क्योंकि नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन विखंडन, उनकी दर बहुत तेज रहती है और इसलिए तीव्रता से उनका पूरा ईंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए डी में लिखा है कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन दो क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 93। और 93 में देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। विस्फारित मतलब होता है चौड़ा कर देना, बढ़ा देना। तो हमारे शरीर में आप देखेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कि ये N2O लाफिंग गैस है, या इसी को बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया जाएगा तो व्यक्ति निश्चेत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रदूषक है, आपको पता है कि ये एक प्रदूषक है। और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो N2O5 होता है, ये भी क्या है, शरीर में होता है, लेकिन इसका वो रक्त वाहिकाओं को, धमनी या सिरे को चौड़ा करने का काम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये हमारे जो शरीर की ब्लड वेसल्स होती हैं, इस ब्लड वेसल्स में वो क्या कर देता है, चौड़ा इनको कर देता है। और चौड़ा कर देने से जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफी बेहतर कर देता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और इसलिए आप देखेंगे तो सप्लीमेंट के तौर पर भी इसको लोग लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। गतिविधियां क्या है, विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक मतलब नारकोटिक्स जो पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ, स्वापक पदार्थों या नारकोटिक्स की पहचान। देखते हैं किस क्या बोल रहा है कि वर्षण का मॉनिटरिंग, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना या ट्रैकिंग करना। और फिर बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जा सकता है। अब रडार, आपको पता होगा कि रडार क्या होता है। रडार, सीधा रडार का काम यह है कि ये रेडियो पदार्थों, रेडियो किरणों का प्रयोग करता है, रेडियो विकिरणों का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है तो ये किरण जाएगी, यहाँ पे जाके टकराएगी और टकरा के फिर ये वापस लौट के आएगी। तो वापस लौट के आएगी तो जाने आने का समय पता करके और इस तरीके से इस वस्तु का पता लगा लेते हैं। यही चीज रडार के अलावा आप देखेंगे तो पानी के लिए यही चीज सोनार में होता है। पानी के लिए यही साउंड नेविगेशन से हम पानी में करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाकर
कि क्या विमानों में यात्रियों के पास जो नारकोटिक्स पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उसका प्रयोग रडार से कर सकते हैं क्या? वो तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहेंगे और रेडियो किरणें बड़ी हैं, तो वो जाके उससे टकरा के वापस आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी। तो इसका तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बल्कि एक्स किरणों की जरूरत पड़ेगी। एक्स किरणों की आवृत्ति आपको पता है ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो एक्स किरणों से हम ये काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एरोप्लेन जो विमान पत्तन होते हैं वहां पर व्यक्तियों की अगर जाते हैं तो उनका चेक होता है, जो भी बैग वगैरह का, तो उस बैग वगैरह में एक्स किरणों का प्रयोग करके देखा जा सकता है कि है या नहीं है। खैर, तो ये नहीं है, ये गलत। वर्षण का मॉनिटरिंग, हाँ आपको पता है कि वर्षण का मॉनिटरिंग आराम से रडार के द्वारा किया जा सकता है, जो मौसम रडार हैं, तो ये सही है। और पशुओं के प्रवास पर नजर रखना भी, क्योंकि पशु खासकर पक्षी और उससे बड़े जो पशु हैं उनको अगर रडार के माध्यम से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं और उनके प्रवास का पैटर्न को पता कर सकते हैं कि किस दिशा में किस तरीके से उनका प्रवास का पैटर्न है, तो डेफिनेटली इसका ये भी आंसर, ये भी सही है। 2 सही है, 1 गलत है, केवल 2 इसका सही आंसर होगा, मतलब बी इसका सही आंसर है। तो ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 95, और 95 वाला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, आपको पता है कि इंडियन सेना के पास, वायुसेना के पास भी है राफेल, जो हमने फ्रांस से लिया था। MiG-29, तेजस Mk-1। अब ये बोल रहा है, मैं ये मिटा दूं पहले क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा कि सही है या गलत है, तो मैं इसको पहले अंडरलाइन केवल करूं। देखिए, अब आराम से इस बात को समझिए आप थोड़ा कि राफेल बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इनमें से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। अब 5वीं पीढ़ी में क्या है, कई अलग अलग फीचर्स है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है कि उसको रडार पहचान नहीं पाएगा। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो राफेल जो है लगभग 4.5 जनरेशन की तकनीक है, 5वीं पीढ़ी की तकनीक ये नहीं है। MiG-29 ये 4थी पीढ़ी की है। आपको पता है कि सोवियत संघ द्वारा वो बनाया गया है, इंडिया भी यूज करता है। और जो तेजस है ये भी क्या है, 4.5 का है। तो इसमें से एक भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, और इसलिए लड़ाकू विमान में इसमें देखेंगे आप तो एक भी अगर नहीं है 5वीं पीढ़ी के, तो डी इसका सही आंसर होगा, कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 96 नंबर था, सेट डी में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का उपयोग या प्रयोग होता है। इस प्रश्न में थोड़ा आपको डाउट भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ी सी संशय है। अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज मेरे तरीके से लग रही है, मैं वो आपको आंसर बता रहा हूं। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजेल क्या होता है, एक बहुलक द्वारा बना हुआ ऐसा पदार्थ होता है जो क्या होता है, द्रव स्नेही होता है। द्रव स्नेही मतलब क्या होता है, द्रव स्नेही हम बोलते हैं इसको, जिसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है इंग्लिश में। तो द्रव स्नेही मतलब क्या करता है, ये अगर ये कोई हाइड्रोजेल है तो ये वाटर को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपने जो उसका आकार है उस आकार से कई गुना ज्यादा वाटर को अपनी ओर क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, शोषित कर सकता है। और रोगियों को नियंत्रित औषधि डिलीवरी में इसका यूज इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इसके माध्यम से शरीर में जहां और जितनी जरूरत है उतनी ही केवल या जो दवा की मात्रा है वो बहुत क्या होगी, थोड़े थोड़े मात्रा में आराम से डिजॉल्व होगी, वहां पे डिजॉल्व होगी, और इसलिए इसके लिए तो ठीक है ये। उसके बाद चल वातानुकूलित प्रणाली, मोबाइल एयर कंडीशनर प्रणाली, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें ठंडा करने का गुण है। लैब टेक्नोलॉजी में भी ये काम कर रहा है, तो चल रहा है ये।
औद्योगिक स्नेहकों का विरेचन, मतलब क्या औद्योगिक इंडस्ट्री में इसको लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो ये भी किया जा सकता है और इवन काफी पहले से इस पर काम किया जा रहा है। तो इसके तीनों प्रयोग हो सकते हैं और इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे, कई जगह कंफ्यूज, अगर थोड़ा नैरो तरीके से हम सोचने की कोशिश करें तो ये और ये लोग हटाकर इसको केवल सही आंसर मान रहे हैं। तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि सेकेंड ऑप्शन ए दिया जा रहा है, अक्सर ए को मान लिया जा रहा है, लेकिन मेरा प्राइमरी आंसर, फर्स्ट आंसर मेरा क्या है? डी है। बाकी अगर नैरो तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है तो उस संकीर्ण भाव में अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो केवल एक भी इसका आंसर ले सकते हैं। बातें आपको एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम आसान क्वेश्चन था आपके लिए ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? निर्वात नली से जो उत्सर्जित होगा, कुल मिला के आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो फ्यूल सेल होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा? ये पानी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये पानी बनाएगा और प्लस एनर्जी बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। तो इसका उप उत्पाद क्या रहेगा? जल रहेगा या फिर जल वाष्प रहेगा? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है? जल वाष्प। ऑक्सीजन तो जलाने के लिए काम आएगा, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है। हाइड्रोनियम का कोई इससे संबंध ही नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसका कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर क्या है? जल वाष्प। और ये तो आप डेफिनेटली पढ़े होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुत मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें सबसे आसान प्रश्न ये माना जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, और अगला प्रश्न 98 नंबर का प्रश्न था सेट डी में। और क्या पूछा है प्रश्न कि हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? क्या नाम है? पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। न्यूज में रही थी ये बात। सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई नहीं, धान्य मतलब अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई, ये भी सही नहीं है। दीर्घावधिक ऊर्जा भंडारण एकदम सही है, और वर्षा जल संचयन प्रणाली ये भी गलत है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि आपको पता है कि ऊर्जा की खपत अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। एक तो पीक टाइम होता है, एक होता है पीक टाइम जिस पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए सुबह और शाम हीटर वगैरह अब लोग जला रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए। और एक होता है पीक टाइम नहीं रहेगा जिस समय पे ऊर्जा की कम जरूरत है, जब ऊर्जा की कम जरूरत है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के द्वारा कि एक ऊंचाई के स्थान पर पानी को ले जाके क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एनर्जी को, और उसके बाद जब पीक टाइम ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो यही जो मतलब यहाँ पर जो पानी है इसको टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन घूमती है और इससे एनर्जी ज्यादा मिलता है। तो पीक टाइम में जितनी भी ऊर्जा की सप्लाई की आवश्यकता होती है उस सप्लाई को हम पूरा कर पाते हैं, और इसलिए दीर्घावधिक ऊर्जा भंडारण इसका सही आंसर होगा। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ये अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, और ये अंतिम क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है जो इस वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से पूछा गया था। क्या है प्रश्न? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? देखिए, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां गलत, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का इससे कोई संबंध नहीं है। औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां एकदम गलत, इसका कोई संबंध नहीं है।
टीका, वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां, ये सही बात है, क्योंकि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होते हैं कि जो जल अपशिष्ट है, जो जल अपशिष्ट होता है, इस जल अपशिष्ट को मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का प्रयोग करके, झिल्ली जो भी है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का प्रयोग करके उसको छानकर और फिर उस पानी को हम क्या करते हैं, जो पानी निकलता है उस पानी को हम अलग अलग जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सिंचाई के लिए, चाहे अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए उस पानी का हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो इस जल अपशिष्ट या अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों का। तो इस तरीके से वर्ष 2024 में प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड से पूछे गए प्रश्नों का हमने उत्तर और व्याख्या देख लिया है। आप ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।